तो आज बच्चों हम व्याकरण का जो है संधि पढ़ेंगे, जिसमें हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो गया है। दूसरा हमारा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो बाकी है। तो आज हम शुरुआत करेंगे व्यंजन संधि से। व्यंजन शब्द सुन के ही हमें समझ में आता है कि व्यंजन अर्थात के वर्ण व्यंजन। क ख स्वर से हमने क्या सीखा था, आ इ ई स्वर में जो परिवर्तन, जो विकार हुआ था, उसके द्वारा हमने ये देखा था कि स्वर संधि किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ व्यंजन की बात हो रही है, वर्णों की बात हो रही है। वर्ण व्यंजन स्वर मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो हम दोनों आज देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? जब हम स्वर पढ़ते हैं तो अंत में जो अह का हम उच्चारण करते हैं, वो जो दो बिंदु होता है वो विसर्ग होता है। तो उसके द्वारा जो संधि की जाती है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। तो ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्या होता है? जब व्यंजन वर्ण का अन्य व्यंजन या स्वर से मेल होने पर विकार उत्पन्न होता है, तब उनका मेल व्यंजन संधि कहलाता है। किन किन चीजों का मेल होता है? वर्ण व्यंजन के साथ साथ स्वरों का भी मेल होता है। और जब व्यंजन के मिलने से जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, उस क्रिया को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जब स्वर के बाद छ, मैंने पहले भी कहा है व्यंजन में हलन तो होता ही है। तो यहाँ क्या एग्जाम्पल दिया है कि जब व्यंजन में क्या बताया कि छ वर्ण आ जाता है, तब उनके मेल में छ के स्थान पर आधा च और छ हो जाता है। जैसे पहला वर्ण जो है बच्चों, उसके स्थान पे आधा च आ जाता है, पीछे छ रहेगा और पहले वर्ण के स्थान पे आधा च आ जाता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, लेकिन च यहाँ कहीं भी नहीं है। अनु प्लस छेद में हमें च कहीं नहीं है, लेकिन जब हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ आधा च आ जाता है। यही विकार उत्पन्न होता है। कैसे होता है वो हम नियम के अनुसार देखेंगे। तो अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। क्या पढ़ेंगे हम इसको? अनुच्छेद। च का प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से स्व प्लस छंद, तो वहां क्या आ जाता है? स्वच्छंद। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? स्वच्छंद। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, जब व्यंजन वर्ण क च ट त प के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण अथवा किसी स्वर का मेल होता है, तब प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन बन जाता है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जब क्या आता है पहले वर्ण में, क च ट त प, ये सब क्या है? व्यंजन है। और इन वर्णों के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण अथवा किसी स्वर का मेल होता है। इन वर्णों के बाद जो दूसरा शब्द में जो पहला वर्ण आता है, उसमें तीसरे और चौथे वर्ण हो अथवा फिर कोई स्वर हो, तब प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन बन जाता है अपने ही वर्ण में। जैसे क है तो क का तीसरा वर्ण क्या बनेगा? क ख ग बनेगा। तब वो जो क है वो का बन जाएगा बच्चों? वो ग बन जाएगा। जैसे दिक प्लस गज, दिक में अंतिम वर्ण क्या है? दो शब्द हैं। जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं, किसी एक शब्द का हम विच्छेद करते हैं, तो हम उसके कितने भाग करते हैं? दो भाग करते हैं। हमने यहाँ दिग्गज शब्द के दो भाग किए, हमने विच्छेद किया है। पहला शब्द है दिक। क्या है? दिक। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? क। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण पहले से ग है। अब हमने दोनों को जब मेल किया तब यहाँ बन जाएगा दिग्गज।
क्योंकि क में हलंत है तो यहाँ आधा ग है, तो ये क्या बन जाएगा, दिग्गज। अब देखो गज तो सेम है लेकिन क बदल गया, क हट करके वहां अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ग आ गया, जैसे क ख ग। तो यहाँ दिक प्लस दिग्गज नहीं है, यहाँ क्या हो गया, दिक प्लस गज दिग्गज। यहाँ क्या लिखा है कि क च ट त प के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण अथवा स्वर का मेल होता है। जैसे अब यहाँ दिक के बजाय यहाँ गज है ना, अब गज की जगह कोई चौथा वर्ण ले लेते हैं, इसमें तो नहीं सेट होगा लेकिन दूसरे शब्दों में आएगा। गज की जगह हम चौथा वर्ण क्या ले लेंगे, घ। क्या आ जाएगा, घ। चौथा वर्ण घ है, क ख ग घ हो जाएगा। तो बच्चों ग की जगह घ होगा, तो यहाँ जो है क के स्थान पे आधा घ बनेगा। समझ में आ रहा है, तीसरे और चौथे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे तत् प्लस अनुसार, तो त थ द तीसरा वर्ण आया, तो तत् को हटा करके त है ना, त क्या है, अपने वर्ण का पहला, अपने वर्ग का पहला वर्ण है त। अब त को हम त वर्ग के पूरे वर्ण पढ़ते हैं, तो पहले पे आएगा त, दूसरे पे थ, तीसरे पे द, चौथे पे ध और पांचवा वर्ण होता है न। त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, न। और तीसरा वर्ण क्या होगा त वर्ग का, द। तो यहां तत् प्लस अनुसार, तो त के स्थान पे द हो गया, तदनुसार बदल गया। यहां जो है तत् अनुसार नहीं है बल्कि क्या आ गया, तदनुसार आ गया। त के स्थान पे द ने ले लिया जगह। तीसरा जो परिभाषा है, जब व्यंजन वर्ण क च ट त प के बाद न या म आए, वर्ण का मेल होता है, तब इस मेल में उस वर्ग का पांचवा व्यंजन बन जाता है। अभी हमने देखा कि पहले वर्ण का तीसरा वर्ग आता था, अब यहाँ क्या बताता है, पांचवा, लास्ट वाला। जैसे क है तो उसका पांचवा वर्ण क्या होगा, क ख ग घ अंग। च वर्ण का पांचवा, ट वर्ग का पांचवा वर्ण, हाँ। तो यहाँ पे क्या बताया है कि क च ट त प के बाद न या म का मेल होता है, तब इस मेल में उस वर्ग का पांचवा व्यंजन बन जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ, जोड़ा तो क्या बना, जगन्नाथ। त के स्थान पे न, त थ द ध न, पांचवा वर्ण हुआ, त का पांचवा वर्ण न है। उसी प्रकार से सट प्लस मास, तो ट का पांचवा वर्ण क्या होगा, ट वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, अड होगा। तो यहां क्या बन गया, षड्मास। क्या बन गया, षड्मास। अभी ये सट मास बोलते हैं आप, लेकिन बच्चों वो रॉन्ग हो जाएगा, ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। चौथा नियम, जब त के बाद च छ ज झ ट ड या ल हो, तब त क्रमशः च ज ड या ल में बदल जाता है। पहले वर्ण का अंतिम शब्द क्या होगा बच्चों, अंतिम शब्द का वर्ण क्या होगा, च हो सकता है, छ हो सकता है, ज या फिर झ हो सकता है। उसी प्रकार से ट या फिर ड हो सकता है, ल भी हो सकता है। और उसके बाद दूसरे शब्द के पहले वर्ण में च ज ड ल में वो बदल जाएगा। जैसे उत प्लस चारण, तो क्या बनेगा बच्चों, उच्चारण। उत प्लस डयन, तो क्या बन जाएगा, उड्डयन। उत प्लस छिन, तो त की जगह क्या आ जाएगा,
च आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा यहाँ च है तो क्या बन जाएगा? उच्छिन्न। उत प्लस लेख तो क्या बन जाएगा? क्योंकि यहाँ ल है तो यहाँ क्या बनेगा? ल ही बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा? उल्लेख। पांचवा जो नियम है, जब त के बाद श या ह आए, पहले वर्ण का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण में क्या होगा बच्चों? त हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स या फिर ह हो। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स अथवा तो ह है, तब उनका मेल क्रमशः आधा च और छ, चच या दद बन जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, दूसरे शब्द का पहला वर्ण श है और पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है, तो त और श मिलकर क्या बन गया बच्चों? च बन गया। तो क्या बन जाएगा ये? आधा छ और छ, उच्छ्वास। ना तो आपको यहाँ श मिलेगा ना आपको यहाँ त मिलेगा, दोनों के दोनों वहां से गायब हो जाएंगे और दोनों एक नया रूप लेंगे, वो रूप चच, यानी कि आधा छ और छ बन जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, बहुत ध्यान देना है। त के बाद श या ह होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? पहला शब्द हमारा उत है, दूसरा शब्द हमारा श्वास है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण त है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण श है, दोनों मिले तो क्या बन गए बच्चों? उच्छ्वास, न कि उत्श्वास। ऐसा कुछ नहीं बनेगा, क्या बनेगा? उच्छ्वास बनेगा। उसी तरह से उत प्लस शिष्ट, यहाँ भी सेम चीज है, त और श है, तो त और श मिलके फिर से वही आधा च और छ बनेंगे। मात्रा सेम लगेगा, चाहे ई की मात्रा हो, चाहे ऊ की मात्रा हो, चाहे ए की मात्रा हो। स्वर में इतना परिवर्तन नहीं है, सिर्फ अगर परिवर्तन है तो वो है व्यंजन का। तो यहाँ क्या बदलेगा बच्चों? उत प्लस शिष्ट, तो त और श की जगह आधा च और छ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ छोटी है तो यहाँ क्या बनेगा? उच्छिष्ट। क्या बन जाएगा? उच्छिष्ट। ठीक उसी प्रकार से उत प्लस हार, तो अब यहाँ ह है, हमने दो एग्जाम्पल देखे, श था तो आधा च और छ बना, लेकिन क्योंकि यहाँ ह है तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों? द लगेगा। तो उत प्लस हार की जगह क्या बनेगा? उद्धार। क्या देखा है हमने कि श या ह हो तो क्या बनेगा बच्चों? दद और छ। तो यहाँ क्या बन जाएगा? उत प्लस हार, क्योंकि यहाँ ह है तो उद्धार। समझ में आया? आगे है छठवां, यदि म के बाद क से भ तक का कोई वर्ण आए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में म हो, सिर्फ क्या हो? म हो, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में क से भ तक, क से शुरू करो और भ तक के बीच जितने वर्ण है, कोई भी वर्ण आता है, बस ध्यान क्या देना है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में म होगा और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में क से लेके भ तक कोई भी वर्ण हो, तक का कोई वर्ण आए, तब म उसी वर्ग के अंतिम वर्ण अंग, ईय, अड़, न, म अथवा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। वो जो पीछे वाला वर्ण आता है उसी के अंतिम वर्ण में बदल जाता है। जैसे परिवर्तित हो जाता है, यहाँ दिया है अनुस्वार भी बदल जाता है, तो यहाँ सम प्लस कल्प, क्या दिया है? सम प्लस कल्प। तो क है, दूसरे में क्या है? क है। अब क का पांचवा अंतिम वर्ण क्या होता है? अंग। तो देखो यहाँ पे सम प्लस कल्प, संकल्प, ये इसका शुद्ध लिखावट है, यहाँ डॉट दे दिया है तो इसका रूप परिवर्तित किया है संकल्प। उसी तरह से सम प्लस तोष, तो क्या बनेगा? त का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? न हो जाता है, तो
तो यहाँ क्या दिया है, संतोष, न दे दिया। ठीक उसी प्रकार से बच्चों किम प्लस चित, तो च का अंतिम वर्ण क्या होगा, य, तो यहाँ क्या दिया है, किंचित। उसी प्रकार से सम प्लस पूर्ण, तो प का 5वां वर्ण अंतिम वर्ण क्या होगा, म होगा। तो यहां क्या दे दिया है, म, संपूर्ण। समझ में आया। 7वां, यदि म के बाद म आए तब मम द्वित बन जाता है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में भी म हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी म हो, तो दोनों मिलकर के मम अर्थात के वही वर्ण 2 बार हो जाता है। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है सम प्लस मत, तो क्या बनेगा, सम्मत। सम प्लस मान, सम्मान। लास्ट और अंतिम है, यदि म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह में से कोई व्यंजन आए तब म के अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या हो, म होना चाहिए, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में य हो, र हो, ल हो, व हो, श, स या फिर ह हो, तो वो क्या बन जाएगा, म के अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस रचना, ये जो डॉट है ऊपर, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ ये किसका रूप ले रहा है, अनुस्वार, म का रूप ले रहा है, तो म के अनुस्वार में बदलेगा। सम प्लस रचना, यहाँ क्या हो जाएगा, संरचना। सम प्लस हार, तो क्या बन जाएगा, संहार। सम प्लस सार, तो क्या बनेगा, संसार। ये हमारा व्यंजन संधि था बच्चों। ये अब बारी आती है विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि वो जो 2 बिंदु होते हैं वर्ण के पीछे, जिसे हम ह का उच्चारण करते हैं, उनके द्वारा क्या परिवर्तन आता है संधि विच्छेद में, पूरे के पूरे वर्ण का रूप लेते हैं वो, तो वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से लेते हैं। सबसे पहले जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है तब यह मेल विसर्ग संधि कहलाता है। कौन कौन सी चीजें मिलती है कि जब स्वर और व्यंजन के साथ, व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर भी मिलता है और व्यंजन भी मिलता है, उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, व्यंजन के द्वारा ही देखा विकार उत्पन्न होना। यहाँ स्वर और व्यंजन दोनों मिलेंगे। पहले हमने स्वर संधि में क्या देखा, स्वर से परिवर्तन हुआ। व्यंजन संधि में हमने देखा व्यंजन के द्वारा परिवर्तन हुआ, अपने ही वर्ग के वर्ण में बदलते गए। अब इसमें हमने क्या देखना है, व्यंजन और स्वर दोनों मिलेंगे तब जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में वर्णों का मेल कई प्रकार से किया जाता है। वर्णों का मेल स्वरों के साथ कई प्रकार से किया जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग क्या, वो 2 बिंदु, तो कहते हैं कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके साथ अ या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण अथवा तो य, र, ल, व, ह में से किसी वर्ण का मेल हो तब विसर्ग ओ बन जाता है। मतलब पहले वर्ण में अ हो और उसके बाद बच्चों क्या होना चाहिए, वो 2 बिंदु विसर्ग होना चाहिए। उसके बाद क्या बताते हैं कि अगर बात करें वर्णों की तो तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण हो। कौन सा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण हो। उसके अतिरिक्त य, र, ल, व, ह में से किसी वर्ण का मेल होता हो तब विसर्ग ओ बन जाता है। जैसे मनः प्लस योग, तो जो ये विसर्ग, ये जो 2 बिंदु है ये क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, मनो योग हो जाएगा। न पे ओ की मात्रा ले लेगा कौन, ये विसर्ग। ये जो विसर्ग है ये ओ की मात्रा ले लेगा। क्यों ले लेगा,
क्योंकि यहाँ य है। क्या है दूसरे वर्ण का पहला वर्ण? य है। तो ये क्या बन जाएगा? न ओ। ये जो विसर्ग है न पे ओ की मात्रा बन जाएगी। तो मना प्लस योग मनोयोग, वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। ठीक उसी प्रकार से यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, पहले वर्ण में अंतिम जो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग निश्चित रूप से रहेगा, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण की बात की जाती है तो वहां आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उसके साथ किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह में से किसी वर्ण का मेल हो, तब विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे निह प्लस आधार, क्या आ जाएगा? नी प्लस आधार। तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? ये र का रूप ले लिया, निराधार। तो जो विसर्ग है वो र बन जाता है। तो उसी प्रकार से निह प्लस जल, तो यहां भी र का रूप लेगा, निर्जल। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, यदि विसर्ग जो है उसके पहले, जैसे यहाँ विसर्ग के पहले व्यंजन है न है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि जो विसर्ग है उसके पहले कोई स्वर हो, आ ई में से कुछ भी हो, कोई स्वर हो, तब उसके स्थान पे च, छ या श का मेल होने पर विसर्ग श में बदल जाता है। जो विसर्ग है उसके पहले क्या हो बच्चों? कि कोई भी स्वर हो, लेकिन बाद वाले में च, छ, श अगर होता है तो दोनों मिलकर के श में बदल जाएंगे। मतलब अभी र में बदला, ओ में बदला, अब किस में बदलेगा? श में बदलेगा। जैसे नि प्लस छल, छ आ गया, हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा था। तो दूसरे शब्द के पहले वर्ण में छ आ गया, निह प्लस छल, तो क्या बन जाएगा? श। यहां आ गया निश्चल। दु प्लस चरित, तो क्या आ जाएगा? दुष्चरित। ठीक उसी प्रकार से यदि विसर्ग के साथ त या थ का मेल हो, विसर्ग के साथ किसका मेल होता है? त या फिर थ का, तो स में बदल जाता है। स सांप वाले में बदल जाएगा। हमने देखा ऊपर किसका मेल हुआ? तो च छ का मेल हुआ तो श में बदल गया, है ना। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? त थ का मेल होगा तो स में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब त थ हट करके स अपना रूप ले लेगा। जैसे निह प्लस तेज, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आया? त आया, तो त के स्थान पे यहाँ श ले लिया, तो क्या बन गया? निस्तेज। उसी प्रकार से दो प्लस साहस, तो क्या बन जाएगा बच्चों? दुस्साहस। इसने स्वयं में ही परिवर्तित किया है। ठीक उसी प्रकार से यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, विसर्ग से पहले क्या हो? ई हो या फिर ऊ हो, विसर्ग के पहले न कि बाद में, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो तो उसके साथ क, ख, ट, ठ, प, फ में से किसी वर्ण का मेल होने पर विसर्ग षटकोर वाला श बन जाएगा। जैसे निह प्लस कंटक, तो क्या बन जाएगा बच्चों? निष्कंटक। नि प्लस पाप, तो क्या बन जाएगा? निष्पाप। यदि विसर्ग से पहले आ हो तो उसका मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होने पर विसर्ग का लोप होता है। क्या बताता है छठवें नियम में कि यदि विसर्ग से पहले जो दो वो डॉट है जिसे हम विसर्ग कहते हैं, उसके पहले कोई वर्ण ना हो बल्कि अ या फिर आ हो और उसमें जो मेल होगा कोई भी भिन्न स्वर का, आ के अलावा भिन्न स्वर ई उ ए कोई भी अलग स्वर का मेल होगा तो विसर्ग जो है बच्चों वो गायब हो जाएगा। क्या ध्यान देना है हमें?
विसर्ग से पहले अ हो या फिर आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर होता है तो जो विसर्ग है वो गायब हो जाएगा। जैसे अतः प्लस एव, तो हमने देखा कि यहाँ जो है त है तो अतः की जगह क्या है, ये विसर्ग गायब हो गया, यहाँ सीधा सीधा जोड़ दिया अतएव, विसर्ग कहाँ चला गया, लोप हो गया। उसी प्रकार से यदि विसर्ग का मेल र से हो, अब विसर्ग का मेल किससे करा रहे हैं, र से, तो यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग वाले वर्ण को ह्रस्व मात्रा दीर्घ मात्रा में बदल जाती है। अभी तक तो हमने देखा कि जहाँ भी आगे के शब्द में जो वर्ण है सारे जो है ह्रस्व ही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि यदि र का मेल होगा तो जो ह्रस्व वाली मात्रा है वो बच्चों दीर्घ में बदल जाएगी, मतलब छोटी मात्रा है तो वो बड़ी में बदल जाएगी, बड़ी बन जाएगी। जैसे यहाँ छोटी ही है, न पे क्या दिया है, निह प्लस रोग, तो क्या होगा, पहले तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप होगा, साथ में छोटी नी पे बड़ी की मात्रा लगेगी तो वो क्या बन जाएगा, निरोग, विसर्ग भी लोप हो जाएगा और छोटी की मात्रा की जगह बड़ी आ जाएगी। तो आप इसे जब जोड़ोगे, संधि करोगे तो निरोग नहीं करोगे बल्कि निरोग करोगे, क्योंकि इसके नियम में यही बताया है कि अगर र के साथ मेल होता है तो जो है पहले तो विसर्ग गायब होगा, दूसरी चीज ह्रस्व की जगह दीर्घ होगा। दूसरा निह प्लस रस, तो क्या बन जाएगा, नीरस। लास्ट और अंतिम नियम, यदि विसर्ग के बाद क हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। विसर्ग के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर क होता है तो विसर्ग में बदल जाता है। जैसे नमः प्लस कार, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, नमस्कार। भा प्लस कर, तो क्या बन जाएगा, भास्कर। ये क हो तो किस में बदल रहा है, स में बदल रहा है। तो आज का जो संधि विच्छेद था हमारा यहीं समाप्त होता है।